Hi everyone. So today let's start with chapter 3. 16 पेज का छोटा सा चैप्टर ही है, so we'll try to cover it in one part only और इसी को समरी की तरह भी यूज कर सकते हैं. And the topic is risk management. So whatever we are studying now, chapter 1, chapter 2, उसी का बस summarized form है risk management कि क्या procedure होता है, क्या पहले identify करना पड़ता है, फिर analyze, etc. And then the options which we use for risk mitigation like avoid, transfer. सो होल एंड होल वही चीज़ें अपन फिर से डिस्कस करने वाले हैं बट इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे. वही सारी चीज़ें हैं रिस्क आर्किटेक्चर रिस्क स्ट्रेटजी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3 रिस्क मैनेजमेंट. व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स इन दिस जो अपन सीखने वाले हैं इन दिस. कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेगे. प्रोसेस वी ऑल नो रिस्क आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस मिटिगेशन. सो उसको मोर स्ट्रक्चर्ड वे में कि क्या नेम्स बुक ने प्रिस्क्राइब किए हैं. देन इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट अगर आप ऑप्ट करते हो तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है. देन वेरियस टेक्निक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड लास्ट में अपन केस स्टडीज पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया या फॉलो किया. सो व्हाट द इम्पैक्ट दे गॉट, व्हाट द रिजल्ट्स दे गॉट. देन कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. तो कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है बट वो फॉलो कब होगा जब कोई और उसे रिस्क जैसे रिस्क मैनेजर अपॉइंट करेंगे, अपन रिस्क कमेटी अपॉइंट करेंगे तो उसी के बेसिस पे गुड रिस्क लीडर्स कौन होते हैं. दे वो गुड रिस्क लीडर्स होते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं. बिकॉज इन दिस एरा हर चीज में रिस्क है. यू कैन नॉट अवॉइड ईच एंड एवरी रिस्क. अगर आप हर रिस्क को अवॉइड करने वाले हो तो फिर आप कोई न्यू थिंग ट्राई ही नहीं कर सकते. यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर एनीथिंग, यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट एनीथिंग न्यू. कोई नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते. सो रिस्क तो लेना पड़ेगा. The only thing that you can do is to take calculated risks. Then second, integrate decisions with corporate strategy. अपने decisions को strategy के साथ mix कर दो, integrate कर दो, so that आपका strategy जो है उसको मैच करता हुआ आपका रिस्क जो भी आपका रिस्क एपेटाइट हो, जो भी आपने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग हो. और स्ट्राइक अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन रिस्क मैनेजमेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी और एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह भी. मतलब जैसे होता है ना गेम में होता है कि आप अग्रेसिव खेल रहे हो डिफेंसिव खेल रहे हो. सिमिलरली आपको कभी कभी रिस्क मैनेजमेंट को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना पड़ता है और कभी कभी प्रोटेक्शन शील्ड की तरह. Views on the subject of risk and risk management similar to what we read in chapter 1 ना कि risk का definition के लिए everyone has a different view. Similar in this case of risk management also everyone have a different view, so let's discuss that. Well, as per Warren Buffett, risk comes from not knowing what you are doing. कि आप जो कर रहे हो वो आपको पता ही नहीं आप क्यों कर रहे हो. You are just going doing it बिना देखे कि आप क्या कर रहे हो, उसका क्या रिजल्ट होगा, etc. Then Theodore Roosevelt. Risk management is about people and processes, not about models and technology. So risk management is mainly focused on people. Then risk management standard ने define किया है कि risk management is a central part of any organization's strategic management and should be continuous and developing process. Then Thomas S. Coleman, Practical Guide Risk Management CFA Institute. उसने क्या कहा है? Risk management is the art of using lessons from the past. जो भी आपने पीछे से सीखा है, पीछे अपनी गलतियों से, एक्सपीरियंसेस से, उसको यूज करो टू मिटिगेट मिसफॉर्च्यून एंड एक्सप्लॉइट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज. सो अपन ने एक ओवरव्यू देखा. यू कैन गो थ्रू द होल इफ यू वांट. रिस्क एटीट्यूड एपेटाइट एंड टॉलरेंस. तीनों को नॉर्मली अपन एक ही सिमिलर समझते हैं बट दे आर डिफरेंट. रिस्क एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द रिस्क. इफ द रिस्क अराइजेज हाउ विल यू गोइंग टू रिएक्ट. आप उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करोगे, अवॉइड करोगे और यू विल ट्राई टू मिटिगेट द सेम. तो वो आपके एटीट्यूड के बेसिस पे डिसाइड होता है. सो रिस्क एटीट्यूड में भी रिस्क एवर्स कि आपको रिस्क लेना ही नहीं है. रिस्क न्यूट्रल, रिस्क हो ना हो यू वांट समथिंग बैलेंस. एंड रिस्क सीकिंग, यू ऑलवेज फाइंड रिस्क कि आप उस रिस्क को मिटिगेट करोगे तो सो यू आर रेडी टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरी रिस्क. देन व्हाट इज रिस्क टॉलरेंस. रिस्क टॉलरेंस इज डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन एन इन्वेस्टर्स रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू विथस्टैंड. कि अगर इतना मेरे रिटर्न में चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल आई हैव इन्वेस्टेड 100 rupees and I'm ready to bear 20 rupees as a loss. But 20% is my risk tolerance. Deals with understanding one's ability to accept or reject deviations from the accepted result, from the expected results. For example, आपने डिसाइड किया कि आप 20% रिस्क लेने को रेडी हो बट अगर वहां पे 30 का लॉस का चांसेस है सो यू विल रिजेक्ट दैट डिसीजन, reject that choice. So this helps in dealing with understanding ability to accept or reject. So that is risk tolerance. Then risk appetite. Risk appetite is risk taking capacity और कितना आप लेना चाहते हो. यो ऐसा हो सकता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी ज्यादा है बट योर रिस्क एपेटाइट इज लेस.
और ऐसा भी हो सकता है कि रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी जो है वो कम है, लेकिन आप रिस्क एपेटाइट आपकी ज्यादा है, बिकॉज यू आर रेडी टू टेक द सेम, यू आर हैव द रिस्क एटीट्यूड आपका वैसा है. So accordingly, risk appetite and risk tolerance are two different terms. Generally, risk tolerance is more and risk appetite is within the limits of risk tolerance. Then comes the next topic, that is determining risk appetite. You have to determine the risk appetite. Risk tolerance आपका define करता है आपका business, आपका financial level, etc. But risk appetite is defined by you, so it needs to be determined first. Risk capacity overall ability है आपका या financial boundary है within which board decide करता है कि इसको play करना है. For example, book में दे रखा है that 500 crore for example is your risk tolerance level कि आपका इतना loss हो तो you can bear, but the risk appetite which you have defined is 100 crore or up to 20% of the net worth of the entity. Then your risk appetite has become 100 crore, and whenever you will take decision, any decision regarding acceptance of any proposal or any new business venture, you will take care of the risk appetite and accordingly you will decide that the risk needs to be taken or not, that I can take it or not because it is in my risk appetite terms or not. Then risk appetites, what are the principles and approach of risk appetite? The risk appetite key principles have been defined. First, risk appetite can be complex. आपका रिस्क एपेटाइट हो सकता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो बिकॉज यू आर नॉट श्योर. आपने बहुत सारे उसके अंदर टर्म्स डाल रखे हों कि इफ दिस हैपेंस देन माय रिस्क एपेटाइट इज दैट, इफ दिस हैपेंस दैट. सो ट्राई टू डू द सेम. ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स है तो यू आप उसे जानबूझ के सिंपल दिखा के यू इग्नोर इट. इफ इट इज कॉम्प्लेक्स, डील विद इट. देन सेकंड, रिस्क एपेटाइट नीड्स टू बी मेजरेबल. अगर अपन उसे मेजर नहीं कर पाएंगे, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू क्वांटिफाई इट, then at the time of taking decisions the choice will become subjective. So फिर तो risk appetite define करने का कोई benefit ही नहीं बचता. Then risk appetite is not a single fixed concept. Not a single fixed concept मतलब अगर आप business कर रहे हो, for the whole business you cannot define a single concept of risk appetite. हो सकता है हर एक segment के लिए, हर एक function के लिए, for supplier or customer, you need to define different policies, different framework for risk appetite. Then risk appetite should be developed in the context of an organization की risk management capability के according. That is how much it can risk, how much it can tolerate the risk. उसके अंदर अंदर हो. Because अगर आपने risk appetite define किया risk tolerance से ज़्यादा, so it will impact you, it will harm you in long run. Then risk appetite must be integrated with the control culture of the organization. What is your control culture of the organization? आप कैसे risk को define करते हो? आप कैसे risk को देखते हो? You are a risk averse entity or risk seeking entity on the basis, उसके basis पे risk appetite को define करो. So it can be different for every organization, for every business. Then going forward, objectives of risk management. Risk management के objectives क्या हैं? तो when a vision statement often inspirational होता है, aspirational होता है, inspirational होता है, but जो goals and objectives होते हैं that needs to be quantified in simple terms so that आप समझ आए कि करना क्या है, what needs to be accomplished. So they should be actionable by the organization. So some common risk management objectives जो भी chosen by companies हैं to frame their risk management approach. Normally ये example है, एक illustrative list है, not exhaustive, कि ऐसे ऐसे रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं अलग अलग बिजनेस के. सो फर्स्ट कैन बी अचीव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. आप रिस्क को अच्छे से समझना चाहते हो सो दैट यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेम. आपका रिस्क कम से कम हो सो दैट कॉम्पिटेटिवली आपको बेनिफिट हो. फॉर एग्जाम्पल एयरटेल जियो फाइट. देन सेकेंड, बिल्ड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट अर्निंग्स रिलेटेड सरप्राइजेस. अर्निंग्स में हो सकता है आपका एबिटा मार्जिन अभी 10% है, हमेशा से इतना ही रहा है, बट कब आपकी अर्निंग्स पे इफेक्ट आ जाए. फॉर एग्जांपल कोविड, जब कोविड आया, सो नो वन हैव एक्सपेक्टेड कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है. सो द अर्निंग रिलेटेड सरप्राइजेस के लिए आपको पहले से सेफ गार्ड्स करके रखने पड़ते हैं सो दैट अगर आपको लॉस हो तो हाउ विल बी यू बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. आप उससे मैनेज कैसे करोगे, उससे टैकल कैसे करोगे. देन बिल्ड एंड इम्प्रूव कैपेबिलिटीज टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू लो प्रोबेबिलिटी. मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क मैनेजमेंट का कि आपका अगर लो प्रोबेबिलिटी वाला कोई रिस्क है तो आप उसको डील कैसे करोगे. क्रिटिकल, कैटास्ट्रॉफिक, जो भी उसका लाइकली है उसके बेसिस पे उसकी पॉलिसीज बना के रखो. देन अचीव कॉस्ट सेविंग्स थ्रू बेटर मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज. क्योंकि कॉस्ट सेविंग कैसे होगी, अगर आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, देन जो लॉसेस जो बिकॉज ऑफ द रिस्क हो सकते थे सो आप उसमें सेविंग्स कर लोगे. सो कॉस्ट सेविंग्स. देन अलोकेट कैपिटल मोर एफिशिएंटली. नोइंग कि कौन सा कम रिस्की है, कहाँ से रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, उसके बेसिस पे दैट हेल्प्स इन अलोकेटिंग कैपिटल मोर एफिशिएंटली. देन रिस्क मैनेजमेंट साइकिल.
व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट साइकिल? इट इज अ प्रोसेस जो कि फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो बिजनेस के फंक्शंस, व्हाट आर द एसेट्स, व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज, मतलब कहाँ पे सॉफ्ट पॉइंट्स हैं। देन व्हाट आर द थ्रेट्स। देन उन सब के अकॉर्डिंग असेस करो रिस्क। फिर एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान डेवलप करो। उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करो और इम्प्लीमेंट के बाद री इवेल्युएट करो, बिकॉज री इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंट्रोलिंग पार्ट। कुछ मिस्टेक हो गई, देन रिपीट द प्रोसेस। और उसके बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट साइकिल को कैटेगराइज कर सकते हैं थ्री प्राइमरी फंक्शन में, जो कि अपन स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, देन रिस्क असेसमेंट एंड देन रिस्क मिटिगेशन। सो उसी को और डिफाइंड फॉर्मेट में और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रिस्क। सेकेंड, एनालाइज द रिस्क। थर्ड, इवेल्युएट और रैंक द रिस्क। फोर्थ, ट्रीट द रिस्क एंड फिफ्थ, मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क। और अपन इसको एक एक को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग विद स्टेप वन, आइडेंटिफाई द रिस्क। तो बुक में क्या क्या दे रखा है, स्टेप्स दे रखे हैं, उसका एक्शन दे रखा है, उसके प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। सो स्टार्टिंग विद स्टेप वन, आइडेंटिफाई द रिस्क। व्हाट कैन बी द एक्शन फॉर आइडेंटिफाइंग द रिस्क? अनकवर, रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब द रिस्क जो कि अफेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को और इसके आउटकम्स को। नंबर ऑफ टेक्निक्स है यूज टू फाइंड देम सेम। अपन ने चैप्टर 2 में पढ़े भी हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क के बहुत सारे टेक्निक्स। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल? रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या प्रिंसिपल बेस्ड है? इट डिफाइंस कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है, क्या रिस्क अराइज हो सकता है। देन सेकेंड, एनालाइज द रिस्क। कैसे एनालाइज करेंगे? फर्स्ट, रिस्क डिफाइन हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद डिटरमाइन करो व्हाट इज इट्स लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोजर। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द रिस्क, इट्स पोटेंशियल टू अफेक्ट बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और इस इंफॉर्मेशन को एंटर करो इन रिस्क रजिस्टर। रिस्क एनालिसिस क्यों करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, हाउ विल इट अफेक्ट अस, ये देखने के लिए। देन थर्ड है इवेल्युएट और रैंक द रिस्क। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, एनालाइज किया, उससे आपको उसका प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर पता चल गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम रैंक करो। रैंक क्यों करते हैं? सो दैट रिस्क कंट्रोल हो सके कि उसके कौन से रिस्क के लिए व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट द लॉस फ्रॉम अकरिंग और टू रिकवर इफ द लॉस डज अकर। देन स्टेप 4, ट्रीट द रिस्क। अगर रिस्क को रैंक कर दिया बट यू हैव नॉट ट्रीटेड द रिस्क तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो 4, ट्रीट द रिस्क। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग। रिस्क क्या रिस्पॉन्स क्या देंगे उसकी प्लानिंग। तो इस स्टेप में असेस द हाईएस्ट रैंक रिस्क, और हाईएस्ट रैंक रिस्क को सबसे पहले डिफाइन करो कि उसको कैसे मिटिगेट करोगे तुम। सो ट्रीट द रिस्क, वही रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन जो अपने पढ़े ना, अवॉइडेंस, रिडक्शन, शेयरिंग, रिटेंशन, दैट विल बी फॉलोड हियर। देन स्टेप 5, मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क। रिस्क रजिस्टर जो आपने स्टेप 2 में प्रिपेयर किया था, रिव्यू द रिस्क रजिस्टर, उसको यूज करो टू मॉनिटर, ट्रैक एंड अपडेट द रिस्क कि आपने जो ट्रीटमेंट चूज किया है, आपने जो उसका रिस्क असेसमेंट किया है, उसके बेसिस पे अब उसमें क्या कितना रिस्क बच रहा है, हाउ मच वी आर नॉट एबल टू ट्रीट, और उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे कि अपन ने जो फोकास्ट किया था क्या सच में उतना ट्रीटमेंट हुआ। So risk monitoring, how can we continuously look at foresight and hindsight? आगे देखते जाना है, पीछे भी देखते जाना है। पास्ट देखो सो दैट यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और फ्यूचर देखते रहो सो दैट कि आप उसका साइट ना खो दो। ऐसा नहीं हो कि यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, पीछे पीछे देख रहे, यू हैव ऑल द रिपोर्ट्स बट यू हैव नॉट यूज्ड इट। रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट, ISO 31000 has defined risk management checklist. What needs to be done in risk architecture? रिस्क आर्किटेक्चर कैसे बनता है, रिस्क मैनेजर होना चाहिए, रिस्क कमेटी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। हाउ रिस्क स्ट्रेटजी नीड्स टू बी डिफाइंड, व्हाट नीड्स टू बी रिस्क प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब आप पूरा एक लिस्ट बना के रख लेते हो ना कि ये ऐसे ऐसे होगा। सो ऑल दैट ये सब आप बुक से खुद रीड कर सकते हो। बट जो मेन पॉइंट है रिस्क प्रोटोकॉल में जो अपन को याद रखना है, दैट रिपोर्ट्स ऑन एटलीस्ट द फॉलोइंग, कम से कम इन चीज़ों की रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती है इन रिस्क प्रोटोकॉल। फर्स्ट, रिस्क एपेटाइट, टॉलरेंस एंड कंस्ट्रेंट, जो भी आपने डिफाइन किया है दे नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। देन वॉट एवर रिस्क आर्किटेक्चर एंड रिस्क एस्केलेशन प्रोसीजर्स यू हैव डिफाइंड कि हमारे रिस्क का आर्किटेक्चर ऐसा होगा, वी विल डील विथ इट ऐसे, ये वाला लेवल इस वाले रिस्क को डील करेगा। सो वो सब भी रिपोर्टेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। देन रिस्क अवेयर कल्चर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, हम रिस्क एवर्स हैं, रिस्क न्यूट्रल है, रिस्क टेकिंग है,
Then risk assessment, arrangements and protocols. Whatever the risk protocols we have defined ना, उन सब का भी documentation is very important. Then significant risk, key risk indicators, critical controls and control weaknesses, sources of assurance available to the board. हर चीज documented रखो so that the past can help to predict the future, to explore the future opportunities, future potential problems, etc. Then going forward, what is the importance of risk management? This is an important pillar of governance. Then second, risk management is सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम्स ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपन अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई करते हैं. सो रिस्क मैनेजमेंट इज एज मच अबाउट आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एज अबाउट अवॉइडिंग और मिटिगेटिंग लॉसेस. एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान? आप सेव कर सकते हो वैल्यूएबल रिसोर्सेज, आप क्रिएट करते हो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर स्टाफ, विजिटर्स एंड कस्टमर्स, रिड्यूस हो जाती है लीगल लाइबिलिटी, प्रोटेक्ट करते हो पीपल एंड एसेट्स को, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है, थ्रेट ऑफ पॉसिबल लिटिगेशन गेट्स रिड्यूस्ड, यू डिफाइन योर इंश्योरेंस नीड्स टू सेव ऑन अननेसेसरी प्रीमियम्स बिकॉज यू नो इन एडवांस कि आपको कहाँ कहाँ पे इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है. और आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑल्सो यू नीड टू पे लेसर. सो व्हाट इज मतलब ओवरऑल बेनिफिट क्या है रिस्क मैनेजमेंट प्लान का? ओवरऑल बेनिफिट इज हर चीज डॉक्यूमेंटेड है सो इट्स इजी टू बी फॉर्मुलेटेड. आपके माइंड में है रिस्क मैनेजमेंट हम ऐसे मिटिगेट करेंगे, बट जब तक कि उसका एक चॉक्ड आउट प्लान नहीं होगा ना आपके हाथों में, यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्मुलेट द सेम. और जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन परफेक्ट नहीं होगा, सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा. सो रिस्क मैनेजमेंट प्लान वेरी इंपॉर्टेंट. लेना होलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या हेल्प करेगा? जो अपन ने पढ़ा ना अभी रिस्क मैनेजमेंट प्लान के बेनिफिट क्या है, तो क्या करता है वो टॉप थ्रेट आइडेंटिफाई करके देता है एंटिटी को, जिससे वो डिसाइड कर सके एंटिटी पहले से मेजर्स जो उनको लेने हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द एसेट्स. देन सेकेंड, लिंक रिस्क टू मोर एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज. आपको पता है कि कौन सा ज्यादा रिस्की है, बट हो सकता है जहाँ पे चार प्रपोजल है ए बी सी डी. ए रिस्क नहीं है, रिवॉर्ड भी नहीं है. बी वेरी रिस्की, रिवॉर्ड नहीं है. सी दोनों ही बैलेंस्ड है कि रिस्क उतना ही, रिवॉर्ड भी उतना ही. एंड डी लेस रिस्की एंड मोर रिवॉर्डिंग. तो उस बेसिस पे यू कैन डिसाइड ना कि आपको कैपिटल जो अलोकेट करना है सबसे ज्यादा डी प्रपोजल पे करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हो जिससे आपने स्टडी किया हो कि इसका कितना रिस्क है. Then develop a common language in the organization for problem solving. Common language मतलब आपका कल्चर, आपका आपको कैसे उस रिस्क से डील करना है, आपका एक ओवरऑल पॉलिसी फिलोसफी होना चाहिए सो दैट इंसान को क्लियर हो दिमाग में, एम्प्लॉयज को क्लियर हो आपके कि हम क्या लेके चल रहे हैं, कि रिस्क लेना है नहीं लेना है, क्या हम हाईली रिस्की प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर रिवॉर्ड उतना ही अच्छा हो, वो सब. Then effectively respond to an evolving business environment. You need to effectively respond. हर बिजनेस एनवायरनमेंट हर सेकेंड इवॉल्व हो रहा है. पहले का टाइम नहीं रहा कि 10-10 साल 20-20 साल एक ही टेक्नोलॉजी चल रही है. विद इन मंथ्स टेक्नोलॉजी चेंजेस, तो उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड. सो यू नीड अ गुड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. देन रिव्यू द रिस्क P&L along with financial P&L. पहले क्या था, सिर्फ फाइनेंशियल P&L देख लिया और काम डन. बट अगर आप एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप करते हो, you identify the risk, you analyze the risk, treat the risk, try to control the risk, you have prepared a risk register, then you should review the risk P&L also कि रिस्क के साथ हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है मैक्सिमम और लॉस कितना हो सकता है. देन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. अगर आपका एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होलिस्टिकली डेवलप्ड है, तो जो भी चीज़ों का आप इंश्योरेंस लेते हो सकता है उसका प्रीमियम भी आपको कम पे करना पड़े बिकॉज दे नो कि आप अपने लेवल पे भी कुछ स्टेप्स ले रहे हो. एंड सेकेंडली, हर चीज़ का इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता है. एवरी रिस्क इज नॉट लाइक दैट यू कैन गेट इट इंश्योर्ड. कुछ चीज़ें होती है दैट यू कैन गेट इंश्योर्ड, बट हर रिस्क का इंश्योरेंस नहीं मिलता. सो इन दैट केस यू नीड टू डेवलप अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ओनली. And what are the risk management techniques? वही जो अपने risk treatment options पढ़े थे. First, that are defined: tolerate, transfer, terminate, treat. खाली जो word define करने का तरीका है that has been changed. कि terminate मतलब avoid. तो वही चार जो चीजें अपन ने पढ़ी ना, avoid, transfer, share, वही चीजें ये वापस यहाँ पे डिफाइन की है. देन रिस्क enabled and managed organization में टेक्निक्स क्या क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या होती है. Risk questionnaires. They are designed to identify the relevant risk and create a risk history. So if you have risk history, you will be able to predict the future and it will help you exploiting the opportunities and आप जो भी problems होंगी उनसे deal कर पाओगे. Then second technique, flowcharts with risk flags designed to identify operational risks जो कि processes में पहले से जुड़े हुए हों, embedded in the processes.
देन थर्ड, आइडेंटिफाई कंट्रोल्स टू मैनेज रिस्क। रिकॉग्नाइज करो कंट्रोल्स, उनका टेस्ट करो कंट्रोल कितना एडिक्वेट है, कितना ऑपरेटिव है। Then fourth, risk event maps. Identify potential events that can have a significant impact on business to avoid negative surprises. Then risk scorecard. Risk scorecard is a kind of monitoring tool जो कि आप use करते हो to track progress of risk management. Then capital budgeting, a financial analysis tool to evaluate the future cash flow benefits arising from risk management actions against the costs. Capital budgeting जो अपने SFM में पढ़ा है. Then value at risk and risk heat maps, a monitoring tool to track progress of risk management using qualitative assessment of probability and impact of risk. Now let's study risk management case studies. Discuss the risk management case studies. Case study 1, 2 and 3, फेलियर के बारे में कि उन्होंने क्या गलती की इन रिस्क मैनेजमेंट, एंड केस स्टडी 4, along with the failure how they tackle the situation has been defined. So let's discuss. Case study 1, Kodak. कोडैक ने क्या गड़बड़ किया? दे डिफाइंड एन इनअप्रोप्रिएट रिस्की कल्चर, जिनमें उन्होंने अवॉइड किया रिस्की डिसीजंस। उन्होंने ट्राई किया कि वो पुरानी पॉलिसीज पे ही चलते रहे और उनका स्टेटस बना रहे, बट द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग बिजनेस सिचुएशन, उसने कोडैक को उस रिस्क कल्चर के रिजल्ट में बाहर ही निकाल दिया और उसकी वजह से दे फेल। देन सेकेंड केस स्टडी टू जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने खुद एक मल्टी बिलियनियर ट्रेडिंग लॉस दिखाया था इन मई 2012 ऑन इट्स सिंथेटिक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, और उन्होंने खुद एडमिट किया कि कंपनीज लॉसेस इंक्लूड इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेडर्स ऑफ द रिस्क दे वर टेकिंग। जो भी वो रिस्क ले रहे थे ट्रेडर्स को उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं था, दे वर नॉट एबल टू मिटिगेट द सेम एंड ड्यू टू दिस दे हैव सफर्ड द ट्रेडिंग लॉस। देन केस स्टडी 3 is about Barclays. At the time of 2008, when there was a crisis ना, whole global crisis, उस टाइम पे बार्कलेज ने जानबूझ के अपना लोन बोरोइंग्स कम दिखाया सो दैट कि उनका अच्छा सिचुएशन दिखे, एंड जब वो अनकवर हुआ देन दैट लेड टू फाइन 290 million euros by UK and US regulators for rigging LIBOR, एंड इन्वेस्टिगेशंस हुए उसके ऊपर। उनका चीफ एग्जीक्यूटिव बॉब डायमंड अलॉन्ग विद बार्कलेज चेयरमैन मार्कस एजियस को रिजाइन करना पड़ा। सो दिस वाज काइंड ऑफ अ फ्रॉड। Then case study 3 regarding the CT1 case study, carrier team case study. So first, what is aircraft carrier? Aircraft carrier is like a floating city with power plant, satellite telecommunication, convenience store, medical, dental and hotel facility. तो इस केस में क्या था, CT1 टीम बनी थी फॉर द ओवरहॉल ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर, कि एयरक्राफ्ट कैरियर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई मॉडिफिकेशन करना हो, तो उसको करने के लिए एक CT1 टीम बनी थी। बट जब उनको दो प्रोजेक्ट दिए गए फॉर ओवरहॉलिंग कि आपको इतने टाइम में ये पूरा करना है, बट क्योंकि वो रिस्क को डिफाइन नहीं कर पाए, दे वर नॉट एबल टू फोकस द सेम, उनको पता ही नहीं चला कि उनका जो भी प्रोजेक्ट था वो लेट चल रहा था उनकी टाइमलाइन से, सो दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और क्या होता है ना कि इन कैरियर्स पे हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि ये कैरियर पे कोई होगा ही नहीं, देयर आर ऑलवेज पीपल वर्किंग, सो आपको पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब नीड्स टू बी कंसिस्टेंटली अवेलेबल। तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप इनको फ्री नहीं रख सकते, और फ्री नहीं रख सकते इसलिए इनको टाइम पे कंप्लीट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कैन इनकल ह्यूज लॉसेस। और क्योंकि रिस्क को ये टाइम पे डिफाइन नहीं कर पाए, सो दे इनकर ह्यूज लॉसेस। तो विल बी लाइक कि हम फेल हो गए या फिर हम बिजनेस बंद कर दें या फिर वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। इंस्टेड ऑफ दिस CT1 रिस्क मैनेजमेंट पायलट प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन द कल्चरल जर्नी। उन्होंने जर्नी शुरू की और ये फॉलोइंग एलिमेंट्स यूज किए टू मिटिगेट द रिस्क, और आगे भी रिस्क को वो डिफाइन कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, उसे मिटिगेट कर सके उसके लिए। फर्स्ट उसमें कैटलिस्ट, एज इन एनी कल्चरल जर्नी अ कैटलिस्ट फॉर चेंज इज एसेंशियल। और कैटलिस्ट क्या था, जो उनका 2006 में एयरक्राफ्ट कैरियर ओवरहॉल्स जो फेल हुए, जो टाइम पे नहीं पूरे हुए, दैट। सेकेंड, दे डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जीक्यूटिव स्टीयरिंग कमिटी फॉर्म द रिस्क मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया टू डील विद दैट रिस्क। देन थर्ड, इनिशियल बाय इन। Once the infrastructure was in place, RMWG leader, that is Risk Management Working Group leader, met with key stakeholders to share risk management background, procedures, and develop the implementation plan and customer expectations, because the culture needs to be uniform across the whole organization. Then launch. As they have initialized, उन्होंने पूरा प्लान बना लिया, so they launched as executive steering committee chairman Captain Daniel Singh Talat, United States Navy। उन्होंने लेटर साइन किया डायरेक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट पायलट प्रोग्राम
for 9 aircraft carrier availabilities over a 1 year period. 9 aircraft carrier availabilities के लिए 1 year period के लिए वो डेवलप किया, so that टेस्टिंग भी हो जाए एंड यू कैन श्योर हो जाओ कि भाई ये काम कर रहा है. नेक्स्ट, इंटीग्रेट किया ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को. एज यू हैव ऑलरेडी रेड कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उसके बेसिस पे ही आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. तो उन्होंने इंटीग्रेट किया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को एंड एक बहुत मस्त टर्म डिफाइन किया, दैट इज हॉट वॉश. हॉट वॉश इज नॉर्मली यूज बाय मिलिट्री. Hot wash is a military term for a meeting used to capture learning and develop related recommendation at the end of a major activity or engagement. So, जब इनको CT1 टीम पूरा इफेक्टिव हो गए, दे लॉन्च द प्रोजेक्ट, वो सही से होने लग गया, तो दे इम्प्लीमेंटेड हॉट वॉश. हॉट वॉश कैसे? उन्होंने हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर लिया, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने फेलियर्स को, सो दैट इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर कमिंग जनरेशंस. देन रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोसेस मेच्योरिटी. दिस इज द स्टेप जो होता ही रहता है हमेशा. यू नीड टू रेट्रोस्पेक्ट. आप कितना भी डेवलप हो जाओ, कितना भी इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट हो आपका, बट टिल द टाइम अगर आप रेट्रोस्पेक्ट नहीं करते, यू डोंट ट्राई टू फाइंड द एरर्स, स्टिल जो एरर्स बच जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं हो जाती. सो यू नीड टू रेट्रोस्पेक्ट and make the process mature day by day, using it by implementing it, by executing it. So this was all about CT1 Careers case study. We have covered chapter 3. This is the main video and the summary because the chapter is too small, और इतना time अपन इस chapter को दे सकते हैं because there are only 9 chapters. So now let's discuss chapter 4 in the next video. We'll be waiting for you. Bye bye.